तो बात कर लेते हैं। देखो, जो नई वैकेंसीज निकली हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर, उनों के बारे में बात कर लेते हैं। ऑलरेडी जो फॉर्म हैं वो फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं उनों के बारे में बात कर लेंगे। इसमें वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है। वेरियस टाइप की एजुकेशन इसमें मांग ली गई है। किसमें केवल ग्रेजुएट मांगा गया है, किसी में इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन मांगा गया है, किसी में डिप्लोमा मांग लिया है, किसी में लाइब्रेरी साइंस के लिए मांग ली गई है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ में रिक्वायरमेंट निकली हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जो मोटा मोटी पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस किस चीज़ के लिए पोस्ट निकली हुई है। सबसे पहले ये पोस्ट निकली हुई है, देखो, बी और सी के लिए निकली हुई है। मतलब कि ग्रेड जो पे बैंड होता है उसमें बी ग्रुप के लिए और सी ग्रुप के लिए पोस्ट हैं। तो लेवल 6 से लेकर नीचे तक की हो गए, सब मैक्सिमम की लेवल 6 की जॉब इसमें निकली हुई है। तो सबसे पहले जो जॉब निकली है वो है हमारी जूनियर इंजीनियर के लिए, जो कि निकल के आती है लेवल 6 के लिए। अब इसमें किस किस पोस्ट के लिए है ये आगे दिया हुआ है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या चाहिए हमारे को। एज जो है इसमें ठीक ठाक मांग ली गई है, 30 ईयर्स की एज मांगी गई है। मतलब कि कम एज नहीं है, अच्छी खासी इन्होंने एज मांग ली है। सुपरिटेंडेंट नेक्स्ट पोस्ट जो निकल के आती है ये भी लेवल 6 की जॉब होने वाली है, मतलब बी ग्रेड की जॉब होने वाली है। इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो आप अपनी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। फ़िलहाल इसमें भी जो एज है वो 30 ईयर्स के लिए मांग ली गई है। नेक्स्ट निकल कर आती है टेक्निकल असिस्टेंट, लेवल 6 की ही जॉब है ये भी। इसमें भी सेम ही 30 ईयर्स की एज मांगी गई है। फिर निकल कर आती है हमारी लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट। इसमें हमारी 30 ईयर्स की एज मांग ली गई है। और उसके बाद में आता है सीनियर असिस्टेंट, जो कि लेवल 4 में आता है। ये अभी तक ऊपर जितनी भी थी वो लेवल 6 की थी, अब ये लेवल 4 में आ गई है पोस्ट। तो उसमें निकल कर आती है एज 33 ईयर्स, मतलब 3 साल और बढ़ा दिया आपके 33 साल तक की आप एज है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो निकल कर आती है वो है हमारी सीनियर टेक्नीशियन, और इसमें भी 33 ईयर्स की एज मांगी गई है। वही लेवल 4 की जॉब है। इसके बाद में लेवल 3 की जॉब है ये दोनों। और इसमें मांगा गया है हमारे लिए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है और टेक्नीशियन की पोस्ट है। इसमें 27 ईयर्स की एज मांगी गई है दोनों के अंदर ही। फिर निकल कर आता है लेवल 1 की जॉब, मतलब कि सबसे लोअर लेवल जो होता है, ऑफिस अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट, दोनों ही अटेंडेंट लेवल की जॉब हैं। तो आपके लिए एज इसमें 27 ईयर्स रख दी गई है। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अटेंडेंट के लिए है तो शायद 10th क्लास ही मांगी होगी इसमें। तो अब देखते हैं, चलिए अब एजुकेशन वगैरह देख लेते हैं कि क्या क्या एजुकेशन इसमें मांग ली गई है। तो सबसे पहले निकल कर आती है हमारी कौन सी पोस्ट, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट। इसके अंदर फर्स्ट क्लास बी टेक इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल या सिविल में आपके पास में कोई भी एक इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए तो आप एप्लीकेबल हैं, या फिर आपके पास में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि डिप्लोमा हो या डिग्री हो, दोनों ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और विद एक्सीलेंट मांग लिया है, विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड इसमें बोल दिया गया है। अब जो नेक्स्ट निकल कर आती है वो है सुपरिटेंडेंट की जॉब, मतलब सेकंड लेवल पर जो निकल कर सेकंड जो पोस्ट है वो सुपरिटेंडेंट की है। अब इसमें मांगा है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब कि आपके पास में केवल और केवल ग्रेजुएशन है आपकी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। या फिर मास्टर डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 50% आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री में, साथ ही में आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये भी इसमें मांग लिया गया है। अब देखो इसमें फॉर लीगल के लिए क्या हो गया, बैचलर डिग्री इन और मास्टर डिग्री इन लॉ, ये सब हो गया है। मतलब कि इन सब के लिए इन्होंने बता दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है कि किस किस में कौन कौन सी डिग्री वैलिडेट मानी जाएगी। लेकिन इसमें सिंपल सी बात यह है कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई, इस पोस्ट में अगर आपके पास में कोई भी डिग्री है तो आप इसमें बेशक अप्लाई कर सकते हैं, आपको घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आपके पास में या तो डिग्री हो और साथ में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ इसमें मांग ली गई है मैंडेटरीली। अब निकल कर आते हैं हमारे जो नेक्स्ट जो पोस्ट है उसके लिए देख लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, बी ग्रेड की जो पोस्ट थी हमारी टेक्निकल असिस्टेंट। अब इसमें मांग लिया गया है फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बी टेक MCA इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। मतलब रिलेवेंट जो फील्ड होगी किसी की, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल MCA बोली है तो कंप्यूटर साइंस वगैरह से रिलेटेड होगा। तो उसमें अगर आपकी डिग्री है तो आप
बेशक अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका डिप्लोमा भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमें क्या पता रिलेवेंट डिसिप्लिन कौन सा है, कौन सी डिसिप्लिन के लिए निकली हुई है। तो अभी आगे चल के इन्होंने इसको भी डिस्क्राइब करा हुआ है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, तो आपको कोई भी मतलब कि डाउट नहीं रहेगा। थोड़ी देर में वो भी पॉइंट आएंगे कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड के लिए कर सकते हैं। तो इसमें ये सब हो गया, मास्टर डिग्री भी दिया हुआ है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट जो पोस्ट निकल कर आती है हमारी, ये हो गया टेक्निकल असिस्टेंट। नेक्स्ट पोस्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। इसके लिए देखो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड, साथ में एंड दिया है, मतलब कि ये दोनों ही मैंडेटरीली मांग लिए गए हैं। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मतलब कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में भी आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, और साथ में किसी साइंस आर्ट या कॉमर्स में आपके पास में डिग्री होनी मैंडेटरी है। डिज़ायरेबल ये चीज़ मांग ली गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन में आपके पास में अगर है तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है कि होना ही चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। अब आते हैं सीनियर असिस्टेंट के लिए। सीनियर सेकेंडरी मतलब कि 12th क्लास आपकी पास आउट होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी क्लास आपकी पास आउट होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोफेशनल स्प्रेड एंड। हाँ ठीक है, मतलब आपकी 35 वर्ड पर मिनट की जो स्पीड है वो आपकी आनी चाहिए जो कंप्यूटर पे है उसके ऊपर। डिज़ायरेबल में प्रोफिशिएंसी मांग ली गई है, कंप्यूटर में स्किल टेस्ट के अंदर प्रोफिशिएंसी आपकी चेक करी जाएगी, बाकी सब तो ऐसे ही। तो मतलब कि 12th लेवल पर आप अगर पास आउट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं जो नेक्स्ट पोस्ट निकल कर आती है सीनियर टेक्नीशियन की। इसमें देखो सीनियर सेकेंडरी विद साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, मतलब कि कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, और आपकी मैंडेटरीली साइंस में आपकी जो 12th क्लास है वो होनी चाहिए। या फिर और मांग लिया गया है सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स से होनी चाहिए एंड ITI कोर्स ऑफ 1 ईयर, मतलब कि 1 साल का आपका जो ITI का कोर्स है वो होना चाहिए, या फिर आपका जो 10th क्लास है वो होनी चाहिए 60 प्लस ITI आपकी 2 साल की होनी चाहिए। यहाँ पर अब देखो एक आपको डिफरेंस दिखेगा, यहाँ पर बोला हुआ है कि या तो आपकी 12th क्लास हो प्लस 1 ईयर की ITI मान ली जाएगी, या फिर आपके पास में 10th क्लास होनी चाहिए और आपके पास में 2 साल की जो ITI है उसका कोर्स होना चाहिए। मतलब 10th के साथ में आपको 2 साल का ITI का कोर्स देना मैंडेटरीली है। प्लस अगर आपके पास में डिप्लोमा है इन इंजीनियरिंग तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि इसमें जो मैं देख पा रहा हूँ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन काफ़ी सारी दे रखी है, मतलब कि काफ़ी लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक पोस्ट है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक ही पोस्ट वो दे दी है। अगर आपके पास में डिप्लोमा है, डिग्री है, बैचलर्स है या फिर मास्टर्स है, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं दिख रही मेरे को इन वैकेंसीज़ के अंदर। अब देख लेते हैं जो नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट के लिए। उसके लिए क्या क्या मांग लिया है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मतलब 12th क्लास आपकी पास आउट होनी चाहिए एंड मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट की आपके पास में होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर आपके पास में केवल आपने 12th पास करी हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट जो पोस्ट निकल कर आ रही है वो है हमारी टेक्नीशियन की लेवल 3 वाली जॉब। इसमें भी 12th क्लास होनी चाहिए या फिर आपके पास में 12th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 1 ईयर का आपके पास में वही जो पहले वाले में दिया होता है सेम वही क्वालिफ़िकेशन मांग ली गई है इसके अंदर भी। नेक्स्ट पोस्ट आ जाती है हमारी ये सारी चीज़ पोस्ट वगैरह अब ख़त्म हो गई हैं। अदर इन्फॉर्मेशन एंड रिगार्ड, अब देखो इसमें जो चीज़ दी गई है कि आपको जो एग्ज़ामिनेशन है वो NTA के थ्रू करा जाएगा, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो आपका एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने वाली है। तो आपको उसके लिए ही उनकी साइट पर ही अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि आप अप्लाई करेंगे तो उनकी साइट पर ही जाकर करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम होने वाला है CBT बेस्ड होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। हालांकि इन्होंने भी मतलब डिस्क्राइब नहीं करा है कि किस तरह से एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट कराने वाले हैं। इस नोटिफिकेशन में मेरे को नहीं दिखा, बाकी और नोटिफिकेशन में भी देखता हूँ, आपको अपडेट कर दूँगा जैसे ही कोई भी इसमें अपडेट मेरे को देखने के लिए मिलेगी।
इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट अप्लाई, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, कोई भी ऑफलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, केवल और केवल आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। क्रूशियल डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एलिजिबल फॉर द क्राइटेरिया, आपके पास में जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कुछ भी क्राइटेरिया है उसके लिए जो डेट्स इन्होंने दी गई हैं, जो लास्ट डेट वगैरह दी गई है एडवर्टाइजमेंट की, वही क्रूशियल डेट इसमें होने वाली है। इसमें लिखा है लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कैंडिडेट एलिजिबल कैन अप्लाई मोर देन वन पोस्ट। एक मिनट, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई मतलब एलिजिबल हैं, मतलब आप मान लो 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, 4 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बेशक आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपको अलग से फ़ीस पे करनी पड़ेगी, आपको अलग अलग ही अप्लाई करना पड़ेगा। मैं अटेंड, एक मिनट, सिलेक्शन प्रोसीजर ओनली कैंडिडेट फॉर द सेम पोस्ट एंड मल्टीपल, candidate if eligible can apply for more than one post, however a candidate applying for same post के लिए आपको नहीं अप्लाई करना बार बार, ये इसमें लिखा हुआ है। अब आती है जो मेन चीज़ निकल कर आती है, फ़ीस कितनी है। फ़ीस मैं कहूँगा इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ़ीस रख ली है, काफ़ी लोग इस वजह से हो सकता है कि अप्लाई ही ना करें। अब इसमें देखो, रजिस्ट्रेशन फ़ीस फॉर द CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए कितनी फ़ीस रखी है। जो भी SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं, वुमेन हैं, ESM हैं या फिर PWD कैंडिडेट्स हैं, उनों के लिए फ़ीस है 500 रुपये। और इस कैटेगरी के अलावा जितने भी लोग हैं उनों के लिए फ़ीस कितनी है, 1000 रुपीज़, मतलब 1000 रुपये इन्हों को फ़ीस पे करनी है। यही नहीं है, अगर आप क्वालिफ़ाई कर जाते हैं स्किल टेस्ट के लिए, क्योंकि इसमें एक स्किल टेस्ट भी होने वाला है, आप उसके लिए क्वालिफ़ाई कर जाते हैं तब आपको क्या करना है, दोबारा से फ़ी पे करनी है, जो कि है SC ST वुमेन एंड PWD ESM के लिए 250 रुपीज़ और ये बाकी लोगों के लिए 500 रुपये। अब ये कब अप्लाई करनी है, जब आपका जो रिज़ल्ट आ जाएगा, आप केवल और केवल तभी अप्लाई करेंगे जो लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। शॉर्ट लिस्ट होने वाले कैंडिडेट को ही ये फ़ीस पे करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी कोई भी ऐसी फ़ीस पे नहीं करनी, अभी केवल और केवल ये ऊपर वाली जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, केवल यही फ़ीस पे करके आप एलिजिबल हो जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, केवल एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद में जब आपका शॉर्ट लिस्ट होगा, आप एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई कर जाएंगे, तब आपको दोबारा से स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और तब आपको दोबारा से फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि 2-2 बार कोई एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस पे करवा रहा है। खैर होगा इनका कोई सिस्टम। बाकी NTA अभी शुरू हुई है, तो देखते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या क्या करती है। आपको कोई भी TA DA भी अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। अब सीधा चलते हैं, जो मेन चीज़ निकल कर आती है कि जो वेरियस पोस्ट के लिए उन्होंने बोला हुआ था कि अपनी जो अपनी फील्ड है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं इन्होंने ब्रेकडाउन किस हिसाब से दिया हुआ है। अब जो फर्स्ट पोस्ट थी हमारी कौन सी, जूनियर इंजीनियर के लिए, उसके लिए देखो 2 पोस्ट थी हमारी, एक इलेक्ट्रिकल और एक सिविल। तो सिविल में जो हमारी पोस्ट हैं वो इस तरह से हैं कि 2 अनरिजर्व की हैं, उसके बाद में एक OBC की है, तो टोटल 4 हैं। और जो इलेक्ट्रिकल की हैं वो टोटल 3 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई हैं। तो इस तरह से ब्रेकडाउन उन्होंने यहाँ पर दे दिया है। इसी तरह से यहाँ पर सुपरिटेंडेंट वगैरह ये तो खैर इन्होंने मिक्स ही दे दी है, तो इसको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद में आते हैं मेन जो आती है हमारी टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें केवल और केवल मैं ये बताऊँ कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वेरियस जो लिखा था कि अपनी एलिजिबल पोस्ट के अकॉर्डिंग, एलिजिबल ट्रेड के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग वाले, सिविल वाले, कंप्यूटर साइंस वाले, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, एक मिनट, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में मैकेनिकल वाले, प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी इंजीनियरिंग, ये सभी लोग अप्लाई इसमें कर सकते हैं। किस पोस्ट के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। बाकी जो ब्रेकडाउन है सर हर पोस्ट का वो साथ में आपको दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट पोस्ट कोड है हमारा सीनियर असिस्टेंट का, तो इसमें तो खैर सभी मिक्स ही दी हुई हैं, सीनियर असिस्टेंट फाइनेंशियल और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव, तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हमारा सीनियर टेक्नीशियन के लिए। अब इसमें भी केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग, ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मटेरियल एंड मेटलर्जी इंजीनियरिंग, ये सभी लोग अप्लाई इसमें भी कर सकते हैं। मतलब कि जो लोग पिछले जो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं वो इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं, दोनों ही पोस्ट में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये भी कोई वो नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है हमारी टेक्नीशियन की पोस्ट। टेक्नीशियन की पोस्ट में हमारे सिविल इंजीनियरिंग सारी वही दे रखी हैं। अच्छा हाँ, कुछ पोस्ट गायब हैं इसमें से। तो इसमें देखो सिविल इंजीनियरिंग दे रखी है, कंप्यूटर साइंस दे रखी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये सभी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साथ ही में मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मटेरियल। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वगैरह ये लोग एलिजिबल नहीं हैं। ये सभी पोस्ट जो हैं इंजीनियरिंग फील्ड के लोग ये अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो काफ़ी वाइड इन्होंने दे रखा है। आप लोग जो ये पोस्ट वाले हैं वो तो काफ़ी पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे, बट वही है फ़ीस ही कितनी पे पर इतनी सारी फ़ीस ये पे लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो देखना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, जो इम्पोर्टेंट डेट्स निकल कर आती हैं वो कौन कौन सी होने वाली हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जैसा कि मैंने कहा, फॉर्म भरने की डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो है वो होने वाली है हमारी 6/9/2023, मतलब कि अगस्त सितंबर 6 अगस्त 2023 हमारी जो नेक्स्ट डेट है वो होने वाली है लास्ट डेट। तो आपको उससे पहले अपना जो एप्लीकेशन प्रोसेसर है वो ख़त्म कर लेना है। रीज़न बीइंग इन्होंने बोल दिया है कि आपको लास्ट मिनट का जो रश होगा उसके लिए नहीं वेट करना, क्योंकि इन लोगों को पता है कि साइट क्रैश होने के चांसेस रहते हैं, लास्ट मिनट में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो जाता है। तो आपको उससे पहले अप्लाई कर लेना है। बाकी मैंने शायद सब कुछ ही बता दिया है। अगर कुछ छूट गया है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो शेयर।